हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था और इसके साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी ईएसआर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम एफआरएसआर पढ़ेंगे जो कि एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एफआरएसआर। और ये क्या है? ये एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये एल्केन्स जो होती हैं, एल्केन आपकी नॉन पोलर होती हैं और नॉन पोलर होने के कारण वो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। तो ये पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। हेडिंग इसमें लिख लो, हेडिंग डालने के बाद लिखो एल्केन्स आर, साथ साथ लिख लो एल्केन्स आर नॉन पोलर, सो दे गिव एफआरएसआर। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, कोई भी नॉन पोलर बॉन्ड है, बिन नॉन पोलर बॉन्ड मेनली किस में टूटते हैं? जैसे सीसी बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, तो किस में टूटेगा? कार्बन फ्री रेडिकल में टूटेगा। समझ आ रही बात? अब यहां पे अगर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन यहां पे कैसी हो रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे एल्केन की बात करता हूं, ये आपकी एल्केन है। एल्केन की रिएक्शन मान लीजिए मैंने HBr के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक, तो आपको पता है यहां पे ये एज ए फ्री रेडिकल आता है Br एज ए फ्री रेडिकल जुड़ता है। ठीक, और इसमें ये भी फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है। ठीक, और एंटी मार्कोनिको से आप क्या बना देते हो? यहां पे ये प्रोडक्ट बनता है। याद आ रहा है? आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, मैं मैकेनिज्म आपको यहां पे नहीं बता रहा। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा? इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड पे किसका एडिशन हुआ है? फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ है। सो इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऐसे ही अगर हम एल्केन्स में बात करें, ये एल्केन है, यहां पे इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ? H2 के साथ। जैसे मान लीजिए Cl2 के साथ करवा दी, फॉर एग्जांपल यहां पे Cl2 के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा देते हैं। ठीक, तो यहां पे जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे ये प्रोडक्ट आपका बनता है RCl और HCl। एक्चुअल में होता क्या है? इस रिएक्शन में ये Cl बॉन्ड जो है या कोई भी हैलोजन बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है। ऐसे टूट जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये फ्री रेडिकल की तरह आकर के इस पे अटैक करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा फ्री रेडिकल में। ठीक, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो अब यहां पे अटैक करेगा ये। जैसे ये अटैक करेगा क्या होगा? ये बोलो, ये बन जाएगा RCl। ठीक, ये इसके फ्री रेडिकल से ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, है ना, दोनों का। और ये एक दूसरा फ्री रेडिकल क्या करेगा? किसे जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अब एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ? यहां पे H हटा और H की जगह Cl क्या आया है? एज ए सब्स्टिट्यूट आया है। किस फॉर्म में आया है? फ्री रेडिकल की फॉर्म में आया है। सो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, नॉन पोलर होती है तो नॉन पोलर मेनली क्या देते हैं? नॉन पोलर में कभी भी है ना कैटायन और एनायन तो बनता नहीं है इजीली। ठीक, इसलिए क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल बनेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी देगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। ठीक, ये बेसिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे आपको और अच्छे से आ जाएगा। और सबसे खास बात बताऊं, ये आपकी हाइड्रोकार्बन में एनसीईआरटी में भी दी गई है। एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट समझाए गए हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ना है। अब रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए RH। ठीक, इसकी रिएक्शन दे दी किसके साथ? X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू लिख दिया, या ऐसे भी लिख देता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे भी लिख के दे देता है, एक ही बात है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RX प्लस HX। ठीक है भाई, और यहां पे एनसीईआरटी में है ना आपका सीधा CH4 के साथ रिएक्शन दी गई है। CH4 के साथ Cl2 की रिएक्शन देके समझा रखा है, वो भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने जनरल लिख लिया, कोई भी एल्केन है। ठीक, यहां पे अब देखो क्या होगा। यहां पे अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहां पे इस रिएक्शन में मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप आता है आपका इनिशिएशन स्टेप। अब इसमें क्या होगा? इस स्टेप में रिएक्शन इनिशिएट होगी। देखो ये क्या है? हैलोजन है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। देखो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, तो यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, और यहां पे हैलोजन फ्री रेडिकल बन जाता है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? समझ आ गया? अब देखो,
अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा सर सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी फ्री रेडिकल के रूप में टूट सकता था, और यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो भी फ्री रेडिकल के रूप में टूट सकता था, और यहां पे आपने क्या किया, हैलोजन हैलोजन वाला तोड़ा है। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, यहां पे अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक। यहां पे देखो क्या है, अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो मैंने आपको सिखाया था भाई, बॉन्ड एनर्जी हमने क्या सीखा था, 1-1 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर 1-2 की, फिर 2-2 की, फिर 2-3 की, ऐसे सीखा था हमने, फिर 3-3 की। ये क्या लिखा मैंने, 1-1 2-2 2-3, याद आ रहा है कुछ? अरे केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में बता रहा हूं। अगर 1-1 ओवरलैप होगा तो सबसे बढ़िया बॉन्ड होगा, अगर 1-2 होगा तो उससे थोड़ा कम होगा, और 2-2 उससे वीक होगा, और 2-3 उससे वीक, 3-3 उससे वीक। समझ आ रही बात? फिर मैंने आपको यह भी बताया था सबसे बढ़िया ओवरलैप कौन सा होगा, अगर देखा जाए सिग्मा बॉन्ड किसका बनता है, पीपी का, फिर किसका बनता है। देखो यहां पे एक काम करना, रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, व्हेन एन इज सेम, व्हेन एन इज सेम, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दिया, ठीक। देखो तो आप क्या करते हो, पीपी फिर एसपी और एसएस बॉन्ड सबसे वीक मानते हो, यही तो करते हो। लेकिन पहले ये लगेगा, ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। कोई डाउट है क्या? अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे समझना एक बात, यहां पे क्या है, 2p है, ये 1s है, यानी 1-2 ओवरलैप है। इसमें क्या है, 2p ओवरलैप होगा, कर सकते हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हो ना। और यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे अगर फ्लोरीन फ्लोरीन है तो 2p होगा, ठीक। क्लोरीन क्लोरीन है तो 3p होगा, और अगर आपका ब्रोमीन है तो 4p होगा, और आयोडीन तो 5p हो जाएगा, ठीक। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं यहां पे फ्लोरीन ले लूं, F2 ले लूं, तो तब भी आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि फ्लोरीन में क्या है, 3-3 लोन पेयर होने के कारण यहां पे लोन पेयर रिपल्सन हो जाता है, और लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण उसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा। वैसे भी एक बात बताऊं आपको, 2p स्ट्रॉन्ग होगा कैसे, 3p से, यानी कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड आपका क्लोरीन क्लोरीन 3p के सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे भी हम क्या पढ़ते हैं, Cl2 का बॉन्ड क्या होता है, Cl2 का, फिर Br2 का, फिर F2 का, फिर I2 का, इनकी बॉन्ड एनर्जी आती कि नहीं आती, ठीक। जब Cl2 का ही बॉन्ड वीक होता है CC बॉन्ड से, यानी ये 3p 2p से वीक है, तो ये तो और वीक हो जाएगा फ्लोरीन वाला। तो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। देखो कैसे चीजों को मैं कनेक्ट करता हूं, ऐसे ही आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक लाइन लिख रखी है कि जो हैलोजन हैलोजन बॉन्ड होता है वो आपका कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, इसलिए ये जल्दी फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा, मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला पॉइंट आपको रिमाइंड करवा दिया, और आपको हैलोजन्स के बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर था वो भी रिमाइंड करा दिया, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया, अभी हमने ओनली इनिशिएशन स्टेप पढ़ा है। अगर चाहो तो आप इसको साइड में लिख सकते हो, ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये वाली नॉलेज अपनी क्या है, ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बेसिक नॉलेज है। अब हमारा इनिशिएशन स्टेप ये था, रिएक्शन इनिशिएट यहां से होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, नेक्स्ट आपका था प्रोपागेशन। सेकंड पॉइंट इज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है, देखो प्रोपागेशन में अब जो RH बॉन्ड है ना, ये RH बॉन्ड अब इस पे जाकर फ्री रेडिकल अटैक करता है, और क्या बनाएगा, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, ठीक। और जैसे ही फ्री रेडिकल में तोड़ेगा तो ये R फ्री रेडिकल बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, H और X फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे, HX बना लेगा। अब यहां पे फिर आपके माइंड में डाउट आएगा, सर CH बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है CC बॉन्ड से, लेकिन आपने इसको फ्री रेडिकल में क्यों तोड़ा। देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अलग चीज होती है, लेकिन यहां पे अगर बात की जाए, जल्दी बॉन्ड कौन टूटे, इन दोनों में अगर बात की जाए तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है, फिर भी जल्दी ये टूटेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी 2.5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिया आपको, बेसिक इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, हटा ही देता हूं इसको, ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ तो गए हैं। नेक्स्ट देखो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में आपसे कभी भी नहीं पूछा, बस मैं वैसे ही आपको चीजें समझा रहा हूं
कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे काम आते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये आर है ना, आर फ्री रेडिकल, ये वापस क्या करेगा, एक्स एक्स फ्री रेडिकल पे अटैक कर देगा और इसको X2 बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो इसको वापस एक्स फ्री रेडिकल में तोड़ देगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा, आर एक्स बन जाएगा और एक्स फ्री रेडिकल। तो अब क्या होगा, ये एक्स फ्री रेडिकल वापस आर एच पे अटैक करेगा, आर फ्री रेडिकल बनेगा, आर फ्री रेडिकल फिर वापस X2 पे अटैक कर देगा, आर एक्स बनेगा, एक्स फ्री रेडिकल, फिर वापस यही, यानी ये क्या करेगा, ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी, चेन रिएक्शन हो जाएगी यहां से। ठीक, कंटिन्यू चलती रहेगी। कोई डाउट है क्या, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां पे फ्री रेडिकल बना है तो आपको FR/SR की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, FR/SR की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। ठीक, यहां से डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा लेकिन अभी नहीं लिखना, क्योंकि हमें थर्ड स्टेप और करना है। थर्ड स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन स्टेप। देखो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेट होगा मतलब जो टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, एंड करने वाला, भाई जो लास्ट में उसी को तो बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट कौन करता है, जो लास्ट में होता है। ठीक, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या आएगा, यहां पे जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं तो वो आपस में अटैच हो सकते हैं। कैसे भाई, जैसे आर फ्री रेडिकल बना था एक, तो आर फ्री रेडिकल से कौन जुड़ जाए, आर फ्री रेडिकल ही जुड़ जाए। ठीक, हायर एल्केन बन जाएगी। मान लीजिए आपने यहां पे क्या लिया था, मेथेन लिया था यहां पे, तो मेथेन ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा, हायर एल्केन बन जाएगी। और क्या हो सकता है, यहां पे आपका आर फ्री रेडिकल और यहां पे आर फ्री रेडिकल बना है और एक्स फ्री रेडिकल भी बना है। भाई एक्चुअल में सारे पड़े होंगे ना रिएक्शन मिक्सर में। ठीक, तो आर एक्स ये टर्मिनेटिंग है। आप बोलेंगे सर आपने ऊपर बना तो दिया, दोबारा क्यों बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूं टर्मिनेटिंग स्टेप, ये टर्मिनेटिंग स्टेप भी हो सकते हैं। वो देखो वो चेन रिएक्शन है, वहां पे चेन रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी, इनिशिएशन और प्रोपागेशन ये स्टेप कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। लेकिन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब ये है कि ऐसे भी ये एंड हो सकती है, यानी आर आर फ्री रेडिकल जुड़ जाए, क्योंकि रिएक्शन मिक्सर में ये सारे फ्री रेडिकल पड़े हैं, आर फ्री रेडिकल भी पड़ा है, एक्स फ्री रेडिकल भी पड़ा है। अब आर आर जुड़ जाए, आर एक्स जुड़ जाए, या क्या जुड़ जाए, आपका एक्स एक्स फ्री रेडिकल जुड़ जाए वापिस, ये भी तो टर्मिनेट हो सकता है, वापिस X2 में कन्वर्ट हो जाए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके टर्मिनेशन स्टेप हुआ। ठीक, तो इतना आप लिख लो। इतना लिखने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्लियर कि यहां पे रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी ऑफ FR/SR डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। समझ आ रही बात, ये लिख लेंगे, इसको लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया उसको नोट डाउन कर दो मेरे साथ साथ। रिएक्टिविटी ऑफ FR/SR is directly proportional to stability of कार्बन फ्री रेडिकल। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, अब देखो आपकी एनसीईआरटी में ना इसको एक पैटर्न में और लिख रखा है, उसने क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इन FR/SR। देखो एक्चुअल में यहां पे इस स्टेप में क्या हुआ है, यहां पे इसने हैलाइड फ्री रेडिकल ने क्या किया, H फ्री रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट किया है। अब H फ्री रेडिकल कैसा हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री कहलाएगा। तो इन तीनों में जल्दी कौन रिमूव होगा भाई, वही रिमूव होगा जो आपको स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल देगा। स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल कौन देगा, 3 डिग्री H फ्री रेडिकल सबसे बढ़िया आपको स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल देगा। फिर 2 डिग्री देगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ऐसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H होगा। ठीक, या इसको H ही लिख दो, फ्री रेडिकल मत लिखो। ठीक है, समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें मैं पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग will give FR/SR मोस्ट इजीली। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लिखो पहला ऑप्शन, लिखो इसमें पहला ऑप्शन लिख दिया मैंने इथेन, सेकंड ऑप्शन लिखा मैंने प्रोपेन, सेकंड ऑप्शन लिख दिया मैंने प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन लिखा मैंने मेथेन, फोर्थ ऑप्शन इज आइसोब्यूटेन। तो सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल बना के देख लो, यहां पे फ्री रेडिकल कैसा बनेगा,
यहाँ पे फ्री रेडिकल एक तो यहां बन सकता है, इसमें यहां भी बन सकता है, यहां भी, ये तो 2 डिग्री बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल, बल्कि 1 डिग्री मत बनाओ जब 2 डिग्री स्टेबल बन रहा है। तो इसमें एक ही फ्री रेडिकल बन रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ पे सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल 3 डिग्री एच जल्दी रिमूव होगा ना एज ए फ्री रेडिकल। यही तो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच फ्री रेडिकल इन FrSr, ये ऑर्डर आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये बात भी लिखी हुई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये जल्दी रिमूव होगा तो सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ध्यान देना, अभी तक आपने लिखा कोई बात नहीं, अब ध्यान दो। देखो रिएक्टिविटी ऑफ X2 इन FrSr, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है यार, आप एक चीज सोचो भाई, अगर F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो यहां से फ्री रेडिकल क्या बनेगा? F फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल। तो इनमें सबसे कम स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? फ्लोरीन का फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपने फ्री रेडिकल बना रखा है। या ऐसे बोल दो भाई, फ्री रेडिकल को एज ए हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही बात भाई? फ्री रेडिकल को आप पॉजिटिव चार्ज मान लिया करो, मैंने यही तो समझाया था। तो अब देखो, ये छोटा एटम है, छोटे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बड़ा एटम है, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज मानो, तो बड़े एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिस्पर्स होगी। और चार्ज डेंसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ये बात कैसे ध्यान रखते हैं कि इनर्ट गैसेस का सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो सबसे कम रिएक्टिव होती है, ऐसे ध्यान रखते हैं। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये सबसे स्टेबल हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होता है। बताओ भाई, कोई डाउट है कि नहीं है? बोलो। यहां पे ये लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ एक्स फ्री रेडिकल, ऑर्डर क्या आएगा? सबसे कम स्टेबल ये होगा, फिर ये सबसे ज्यादा स्टेबल आयोडीन फ्री रेडिकल। जो सबसे कम स्टेबल होगा वही जल्दी रिएक्ट करेगा। भाई जो सबसे कम स्टेबल है वही तो जाके अटैक करेगा, जाकर के क्या करना है? एल्केन पे अटैक करना है। कौन करेगा जल्दी जल्दी? जो सबसे कम स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन है? फ्लोरीन का रेडिकल है। ठीक, या तो इसको ऐसे बोल दो, वैसे है ना साइज के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि एक ही पीरियड के साइज के हिसाब से बोलना चाहिए। साइज सबसे छोटा है तो इसमें फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा, इसका साइज बड़ा है इसमें फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, और वैसे हैलोजन के केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोल भी देते हैं, वैसा बोलना चाहो तो वैसा बोल दो, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सबसे अनस्टेबल फ्री रेडिकल जो देगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कोई डाउट है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखो, फिर हम फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन सब सीखेंगे। लिखो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट सबसे पहले लिखो फ्लोरिनेशन, हेडिंग डाल लो और मेरे साथ साथ लिखो फ्लोरिनेशन। देखो मान लीजिए हमने क्या किया, मेथेन का एग्जांपल ले लिया और मेथेन की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? F2 के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? एक तो कार्बन ब्लैक बनेगा और HF बनेगा। और इस रिएक्शन की अगर बात की जाए, ये कैसी रिएक्शन होगी? ये आपकी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। मतलब लैब में आप ये रिएक्शन नहीं करवा सकते डायरेक्ट, लैब में अगर आपने ये रिएक्शन करवाई तो विस्फोट हो जाएगा। तो फिर हमें ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देता है। ठीक, तो अब अपने क्या करना पड़ेगा? फ्लोरीन का रेट कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ फ्लोरिनेशन कम करना है। तो उसका एक ही मेथड है, अगर लाइट में उसका रेट ज्यादा है तो आप एक काम करो, डार्कनेस में करो, और अंधेरे में जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो वहां पे भी इसका रेट बहुत ज्यादा होता है। तो इसका थोड़ा और रेट कम करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं? इनर्ट मीडियम लेते हैं, इनर्ट मीडियम की प्रेजेंस में करते हैं। यहां पे हम N2 गैस की प्रेजेंस में करेंगे, और जब N2 गैस की प्रेजेंस में करते हैं ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और स्लो होने के कारण इसमें क्या क्या मिलेगा? CH3F और HF मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वही मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये ऐसे फ्लोरिनेशन करते हैं, बस ये ध्यान रखना कि फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करवाना है, नहीं तो वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोरिनेशन। अब क्लोरिनेशन की सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्लोरिनेशन की कंडीशन क्या क्या है? तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? अगर मान लीजिए आपने 350 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरिनेशन करवाया तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम करने के लिए हम इसे डार्कनेस में करते हैं, इन डार्कनेस,
समझ आया कि नहीं आया? ठीक। सेकंड, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दें, यानी 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर करवाएं, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा इथाइल लेड करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा इथाइल लेड करते हैं, ठीक, यानी TeL की प्रेजेंस में करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। और मान लीजिए और टेम्परेचर कम कर दें, एट 100 डिग्री सेल्सियस करें, तब आपको हमें क्लोरीन को फ्री रेडिकल बनाने के लिए पेरोक्साइड की जरूरत होगी, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, या सीधा लिख दो इन पेरोक्साइड। ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ, अगर और टेम्परेचर कम करें, एट रूम टेम्परेचर अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करनी पड़ेगी आपको, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये कंडीशन है, कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो अगर आपको क्लोरीनेशन करवाना है। ठीक। अब क्लोरीनेशन के रिजेंट क्या क्या होते हैं, देखो क्लोरीनेशन कराने के लिए हम कौन से रिजेंट यूज करेंगे। अब रिजेंट में देखो क्या क्या हम ले सकते हैं। एक तो आपको पता है क्लोरीनेशन जब आपको करना है, सिंपल क्या करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले सकते हैं। ठीक। और क्या ले सकते हैं, यहां पे हम SO2Cl2 भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, एक हम जैसे पेरोक्सी लिंकेज अगर आपको दिया है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल है, यहां पे ये पेरोक्सी लिंकेज है, ठीक, यहां से H हटा दिया जाए और Cl बना दिया जाए, तो यहां पे भी क्लोरीनेशन होगा थ्रू FrSR। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं ये NCERT में दिया गया है। देखो क्या है, यहां पे CH4 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई, सिंपल लिख के दे दिया Cl2HNu। ठीक। तो Cl2HNu के साथ रिएक्शन कराई, क्या होगा, FrSR से मिथाइल क्लोराइड बनेगा और HCl बन जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए यहां पे ये CH4 की रिएक्शन करवाई जाती किसके साथ, Cl2HNu के साथ, और यहां पे क्या बनेगा, CH3Cl, फिर एक बार और अगर रिएक्शन करवाई जाती Cl2HNu की, फिर क्या बनता, फिर बनता आपका CH2Cl2, फिर एक बार और मान लीजिए इसकी रिएक्शन करवाई जाती Cl2HNu की, फिर क्या बनता CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर एक बार और अगर करवाई जाती तो यहां बनता आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता। ठीक। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रोडक्ट ये बनाना है या ये वाला बनाना है। देखो, अगर डायरेक्ट आपको ये लिख के दे दे कि मेथेन एक्सेस में है, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक। और अगर ये लिख के दे दे कि ये एक्सेस में है, तो आपको बार बार उसका क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। कर लेंगे, ये प्रोसीजर होगा, दोनों रिएक्शन NCERT में दी गई है। अब आप ये कहेंगे सर हमें तो सिंपल लिख के दे दिया CH4 रिएक्शन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HNu लिख के दे दिया, तब हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। तब आप ये प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि मेजर रिएक्शन तो यही है जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है। भाई मैकेनिज्म तो इसी का दिया गया है कि RH की रिएक्शन किसके साथ, हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनाएंगे आप, एक बार हेलोजन लगाएंगे बस। समझ आ रही बात? अगर कुछ भी ना दिया हो तो ये प्रोडक्ट बना देंगे, अगर ये एक्सेस में दिया हो तब तो ये बनाना ही बनाना है, और ये एक्सेस में दिया हो तो पूरा बार बार क्लोरीनेशन करवाते रहेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मेथेन का क्लोरीनेशन किया, मान लीजिए इथेन का करें, यहां पे ये करना, मान लीजिए मुझे इथेन का, तो इसका क्लोरीनेशन दिया गया Cl2HNu की प्रेजेंस में। अब देखो ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, किसी पे भी कराओ एक ही बात है, तो सीधा सीधा आपका ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या? और HCl बन जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये दिया जाए CH3 CH2 CH3 प्रोपेन दे दिया, इसका क्लोरीनेशन की बात हो रही है, आपको बोलता है कि इसका क्लोरीनेशन करवाना है, तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब अपने क्या देखना पड़ेगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। देखो यहां पे एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 1 डिग्री ये रहा, ये तो दोनों सेम है, चाहे किसी को भी हटाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, चाहे लेफ्ट वाले को हटाओ चाहे राइट वाले को हटाओ। मान लीजिए मैंने राइट वाला हटा के Cl लगा दिया, तो क्या बना, 1 क्लोरोप्रोपेन। उधर से भी इधर भी Cl लगा देता तो यहां पे क्या बनता, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2 डिग्री है, अगर इसको मैं हटाता हूं तो क्या बनेगा, ये वाला आइसोमर बनेगा आपका। बोलो भाई, ठीक है। अब बात यह है कि दो प्रोडक्ट जो बने हैं इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा ये आपको बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे चेक करेंगे, हमें पता है FrSR में क्या होता है कि आपका फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो
ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना एक, तो एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई? सिंपल सी बात है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है तो वो मेजर प्रोडक्ट देगा। 2 डिग्री ने कौन सा दिया है? ये वाला दिया आपका, तो ये मेजर होगा कि नहीं होगा? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? और ये क्या होगा? माइनर होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई। अब देखो यहां पे प्रोपेन में 2 टाइप के हाइड्रोजन थे, एक तो 1 डिग्री एक 2 डिग्री, तो उसने क्या दिया? 2 प्रोडक्ट दिए, एक मेजर है एक माइनर है, वो भी हमने चेक कर लिया। अब मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हैलोजिनेशन थ्रू FR-SR। यहां पे क्लोरीनेशन देते, ब्रोमिनेशन देते, कुछ भी देते, है ना, इज इक्वल टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये लिख सकता हूं, लिख सकता भाई? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आराम से कर सकते हो। ये लिखा आपने, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के बन जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है शानदार क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, आपको पहले खुद को ट्राई करना है। आपको यह बताना है आइसोपेंटेन का जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्या आइसोपेंटेन का जब हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं? यहां पे है ना हैलोजिनेशन, जहां पे आपने लिखा ना, यहां पे बल्कि ये लिखो मोनो हैलोजिनेशन लिखो, जैसे मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मोनो हैलोजिनेशन थ्रू FR-SR, ऐसा लिखो, ये और सही है। ठीक, क्योंकि हैलोजिनेशन का मतलब तो ये भी हो सकता है कि हम दो दो क्लोरीन लगा दें, दो ब्रोमीन लगा दें। ठीक, तो यहां पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप एक काम करो जब तक ट्राई कर लो। फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। कर लेंगे आप? बताओ भाई कितने बनेंगे? वैसे आइसोमेरिज्म में सब करवा चुका हूं मैं आपको। ठीक, आपको आइसोपेंटेन बनाना आना चाहिए सबसे पहले। ठीक, ये आपका आइसोपेंटेन है। ठीक, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो देखो यहां पे अगर बात की जाए, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है कि नहीं है? लेकिन ये 1 डिग्री आपका डिफरेंट होगा, बोलो है कि नहीं है? ये 1 डिग्री आपका डिफरेंट है। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो ये 1 डिग्री कार्बन क्या है? ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, और ये दोनों 1 डिग्री कार्बन क्या है? सेम ही कार्बन, यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेम है, ये इनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप का कार्बन है। क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इनके टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी अलग होंगे। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन अलग होगा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन अलग होगा। नेक्स्ट, ये 2 डिग्री, ये अलग टाइप का है। ठीक, और ये आपका 3 डिग्री, ये सबसे अलग टाइप का है। ठीक, अब एक काम करो, जितने टाइप के हाइड्रोजन है उतने ही टाइप के आप प्रोडक्ट बना लो हटा हटा के। जैसे पहला प्रोडक्ट मान लीजिए हमने ये बनाया, ऊपर इस वाले 1 डिग्री को हटा दिया। ठीक, और ये बना लिया। सेकंड प्रोडक्ट मान लीजिए हमने किससे बनाया है? ये बनाया मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl, इससे हटाकर बनाया। मान लीजिए थर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो किससे बनाया है? ये हमने इस सेकंड डिग्री कार्बन से हटाकर बनाया है। ठीक, और थर्ड फाइनल प्रोडक्ट हमने मान लीजिए किससे बनाया है? ये हमने मान लीजिए आपका, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अपने पास स्पेस है काफी। स्पेस नहीं तो छोटा कर देंगे, लो। ठीक, यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका, दोबारा से लिख देता हूं मैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा करके जब बनाएंगे ये बनेगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? अब देखो कितना आंसर आ गया? 4। अगर तो 4 आंसर आ गया आपका सबका। ठीक, अगर 4 आंसर आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, रॉन्ग है। ठीक, समझ आ रही बात? रॉन्ग कैसे? देखो यहां पे क्या है, ये प्रोडक्ट जब बना, इसमें एक कायरल सेंटर है और एक ही कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे D and L। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट कार्बन में कोई भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं है,
फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, उससे नेक्स्ट में एक ये रहा कायरल कार्बन आपका, और उससे नेक्स्ट में कोई नहीं है, तो ये भी डी और एल 2 देगा। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना आया? 6 प्रोडक्ट बनेंगे, ये आंसर आएगा आपका। समझ आई? तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक, अब चाहो तो आप एक काम कर सकते हो भाई, घर पे है ना होमवर्क के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ कहीं पे जगह बना करके, ये आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पे जगह बना के। देखो आपको घर पे क्या करना है, होमवर्क की अगर बात की जाए तो आपको मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट बताने हैं। क्या? एक तो ब्यूटेन में सिंपल, और दूसरा बताना है आइसोब्यूटेन में। ठीक, और ये मैंने आपको ना आइसोमेरिज्म में अच्छे से करवा रखे हैं, एक बार वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। कर लोगे? लिखो इसको जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बिल्कुल क्लोरिनेशन के जैसा है, तो इसमें हम लिख लेंगे ब्रोमिनेशन में लिखो ब्रोमिनेशन, इसमें लिखना ब्रोमिनेशन इज लाइक क्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन इज लाइक क्लोरिनेशन but reactivity is lower. However, selectivity of bromination is higher than, साथ के साथ लिख लेना है ना, selectivity of bromination is higher than chlorination। ये बात समझ में आई? देखो ये तो आपको समझ में आता है कि ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी क्लोरिनेशन से कम होती है, लेकिन सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है ये अभी समझ में आ जाएगा, एक बार बोर्ड पे देखो। देखो अब अपने को मान लीजिए क्लोरिनेशन भी करवाना है, ब्रोमिनेशन भी करवाना है, और अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन पे करवाना है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। क्लोरिनेशन करवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये अपने को समझना है। ठीक, देखो यहां पे अगर बात की जाए 1 डिग्री हाइड्रोजन दे रखा आपको, या 2 डिग्री हाइड्रोजन दे रखा है, या 3 डिग्री हाइड्रोजन दे सकता है, तो इस केस में क्या होगा? जैसे यहां पे अगर क्लोरिनेशन कराएंगे तो इसके लिए मान लीजिए इसकी रिएक्टिविटी 1 है। ठीक, इसकी सिलेक्टिविटी 1 है, तो इसकी कितनी होगी? 3.8, और इसकी होगी 5। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी प्रोडक्ट में क्लोरिनेशन करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट ये दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया। ठीक, तो इसमें क्या है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और 3 डिग्री है। ठीक, तो इसमें ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा सिलेक्टिविटी किसकी होगी? 1 डिग्री प्रोडक्ट भी बन सकता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हट जाए, वहां पे क्लोरीन लग जाए, और 3 डिग्री भी जा सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा कौन बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। कितने टाइम ज्यादा बनेगा? 5 टाइम्स ज्यादा बनेगा। बात समझ में आई? तो यही आपकी सिलेक्टिविटी है। सिमिलरली अगर हम इसी बात को अगर हम लोग यहां पे ब्रोमिनेशन में करें तो यह आएगा आपका 1:82:1600। तो आप देख रहे हो क्लोरिनेशन से ब्रोमिनेशन की सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या था? 1:3.8:5, यहां पे क्या है? 1:82:1600। यानी जो एग्जांपल आपने अभी किया था, ये आपने आइसोब्यूटेन जो लिया था, तो इसमें ना इस 3 डिग्री की सिलेक्टिविटी इस 1 डिग्री से 16 टाइम ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपकी सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। यहां पे कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम यहां पे क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट पीआई। ठीक, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट पीआई ऐसे लिख दिया मैंने, मान लीजिए। तो इसमें मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एसआई का मतलब ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो भी आपको दे रखा है। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहां से लिखनी है आपको। ठीक, डिवाइड बाई टोटल यानी समेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन। यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका मल्टीप्लीकेशन,
2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका मल्टीप्लीकेशन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसका मल्टीप्लीकेशन, और इनका सबका सम कर देना है। तो ठीक है, तो इसको नीचे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, ये लिखना अपने को। अब नेक्स्ट देखो, इसको चाहो तो बॉक्स में बंद कर दो, मैंने दूसरे बॉक्स में बंद कर दिया था, लो ठीक। और यहां पे क्या कर दोगे, परसेंटेज ऑफ पी आई क्या है, परसेंटेज ऑफ पी आई अगर देखा जाए, ये परसेंटेज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। और एच आई क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, आर आई क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो यहां पे अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो है ये, ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर समझ में नहीं आया है, अभी जो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, कैसे, देखो जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए, यहां पे CH3 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 ये दे दिया, ये ब्यूटेन दे दिया, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ऊपर वाला ही 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, मान लीजिए इसका क्लोरीनेशन करवा देता है Cl2H की प्रेजेंस में, एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, CH2Cl, दूसरा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री यानी इसकी बात करेंगे, 1 डिग्री प्रोडक्ट की, ये जो बना है, ठीक, इसका क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री प्रोडक्ट लिख रहा हूं, या आप ये लिख दो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। तो परसेंटेज क्या आएगी, देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, उनकी सिलेक्टिविटी कितनी है, 1 है, डिवाइड बाई, या रिएक्टिविटी बोल दो, ठीक, डिवाइड बाई 1 डिग्री के लिए 9 इंटू 1 प्लस इसके लिए कितनी होगी, 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और उसकी सिलेक्टिविटी कितनी है, 5, तो कितना आया 9/14। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमने किया ही नहीं, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 9/14 इंटू 100। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट, इसमें क्या आएगा, 9 कितना है, 1 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, और उसकी सिलेक्टिविटी कितनी है, 5, डिवाइड बाई 9 इंटू 1, ये 1 डिग्री के लिए, और 3 डिग्री के लिए 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया 5/14 इंटू 100। ठीक, तो ज्यादा सिलेक्टिविटी किसकी आ रही है, यहाँ पे 1 डिग्री प्रोडक्ट की आ रही है, और कम किसकी आ रही है, 3 डिग्री की आ रही है। ठीक, कर सकते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए मैं ब्रोमिनेशन कर देता, चलो यहाँ पे स्पेस कम है, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर इसी की बात आ जाए ब्रोमिनेशन की, जैसे यहां पे अगर आप ब्रोमिनेशन करते किसका, आइसोब्यूटेन का, तो 2 प्रोडक्ट बनते। 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ब्रोमिनेशन में देखो Br2H की प्रेजेंस में करवाओगे, CH3 CH2 Br प्लस CH3 Br, ये 1 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना। तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो 1 डिग्री प्रोडक्ट कितना बना है, यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 9 है, और 9 में इसकी सिलेक्टिविटी हमने कितनी ले रखी है, मैं बार बार कभी सिलेक्टिविटी बोल रहा हूं कभी रिएक्टिविटी, एक्चुअल में वो सिलेक्टिविटी ही है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपको ये देखना कि रेशो कितना आ रहा है। ठीक, 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई, और उसकी सिलेक्टिविटी कितनी है, 1600। ठीक, कितना आया 9/609 इंटू 100, इतने परसेंट आ गया। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे ही परसेंट ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, कितना है 1 इंटू 1600 डिवाइड बाई 1 डिग्री का कितना है 9 इंटू 1, और 3 डिग्री में एक हाइड्रोजन, उसकी सिलेक्टिविटी 1600, कितना आ गया 1600 डिवाइड बाई 609, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाई 100 तो लिखा ही नहीं यार, ये तो लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 100
दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, इतना परसेंट आ जाएगा। समझ आ रही बात? ये 1 डिग्री का आया, ये 3 डिग्री का आया, ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा था, ये भी परसेंटेज आ रहा है, ठीक। आपने डिफरेंस देख लिया सिलेक्टिविटी से क्या डिफरेंस आ रहा है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सीधा सिंपल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने आते हैं, या सीधा आपको FR/SR पूछ सकता है, या जो मैंने आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था ना कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी भाई, या स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ FR/SR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल जो बनेगा उस पर डिपेंड करेगी। और सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन किसका हुआ, 3 डिग्री H का, फिर 2 डिग्री H का, फिर 1 डिग्री H का। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि कुछ लोग इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, ठीक। पहले आप एक काम करो, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे वो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। लिखो जल्दी से इसको। अब नेक्स्ट लिखो आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन क्या है, ये एक एंडोथर्मिक और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप मेरे साथ साथ लिख लो, एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल मेथेन ले लिया और मेथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पे क्या होगा, CH3I प्लस HI बनेगा। और जो HI बनता है, HI क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक। और ये क्या करेगा, CH3I को रिड्यूस कर देगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, CH3I को वापस CH4 में रिड्यूस कर देगा। समझ आ रही बात? और खुद HI से I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखना आयोडोनेशन इज, पहले लिख लो आयोडोनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज HI formed is strong reducing agent, is strong reducing agent which reduce CH3I to CH4, so to oxidize, भाई अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, HI को किस में रिड्यूस कर रहा है, ये HI क्या है, CH3I को CH4 में रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। अगर एक काम हो जाए, ये जो HI है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, इसको खुद को ऑक्सीडाइज होना है, I-1 में है, I-1 को I2 में जाना है। अगर मैं एक काम करूं, इसको ही अगर ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा भाई, I- यहां से I2 में जाना चाहता है, वो क्या कर रहा है, I- I2 में तो जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, साथ में इसको रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि इसको ही ऑक्सीडाइज कर दूं तो हो जाएगा अपना काम। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, लाइक HNO3 या HIO3। समझ आ रही बात? ये अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, सो टू ऑक्सीडाइज HI to I2 we add strong oxidizing agent like HNO3 and HIO3, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहां पे एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हुआ, CH4 था, ठीक। इसका आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई थी, I2 के साथ, ठीक। या अब तो सीधी दिखा सकते हो आप, है ना। अब रिवर्सिबल क्यों दिखाए, हम सीधा दिखाएंगे कि इसकी I2 के साथ रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ HNO और ये CH3I बना और क्या बना, HI बना। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो हमने क्या किया, इसमें जब HiO3 डाल दिया तो इसने HI के साथ रिएक्शन कर ली, ये HI के 5 मोल होंगे यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपका 3I2 बना लेगा और इसके साथ साथ 3H2O बना लेगा, ठीक। तो HI किस में ऑक्सीडाइज हो गया, I2 में ऑक्सीडाइज हो गया। ये रिएक्शन आपकी NCERT में दी गई है, ठीक। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट है क्या?
कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको लिख लो, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका हेलोजिनेशन खत्म हो गया। अब अपने को नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पढ़ना है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक। अच्छा एक चीज और सुनो, इसमें ना जैसे मैंने रिवर्सिबल तो आपको समझा दिया, मैंने बोला था एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसलिए होती है क्योंकि जब हम I2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में I फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक यानी हमने इसको क्या किया है, एनर्जी देनी पड़ी है, ठीक। और एनर्जी देनी पड़ी है तो क्या होगा, ये सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, तो वापिस ये बैकवर्ड हो जाता है। इसलिए यहां पे जैसे HI माइनस बनेगा इस प्रोसेस के थ्रू, ये आपकी FR-SR के थ्रू, तो ये HI वापिस से ऑक्सीडाइज भी जल्दी हो जाता है। तो एंडोथर्मिक और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि उसमें ना आपकी NCERT में ओनली रिवर्सिबल लिखा है, एंडोथर्मिक नहीं लिखा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, ठीक। इतना ही लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन की रिएक्शन आपकी, ये मान लीजिए एल्केन आपको दे दिया। अब इस एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, HNO3 के साथ, वेपर फेज HNO3, ठीक। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वेपर फेज रिएक्शंस भी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे ली जाती है 450 डिग्री सेल्सियस पे, एंड हाई प्रेशर इसमें लिया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, RNO2 बनेगा और आपका H2O भी बनता है, ठीक। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म एक बार हम जान लेते हैं। पहला स्टेप जो होगा इनिशिएशन स्टेप होगा। इनिशिएशन स्टेप में देखो, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, यहां पे HNO3 जो है उसमें ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, तो वेपर फेज में फ्री रेडिकल में टूट जाता है ऐसे, ठीक। और क्या बनेगा, HO फ्री रेडिकल बनता है प्लस NO2 फ्री रेडिकल बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेक्स्ट होगा आपका प्रोपागेशन स्टेप, ठीक। इस स्टेप में क्या होगा, ये जो RH है आपका, ये इसके ऊपर ये OH फ्री रेडिकल अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, और फ्री रेडिकल में तोड़ने के बाद यहाँ पे R फ्री रेडिकल बन जाएगा, और OH फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब आपको पता है रिएक्शन में क्या बना है, फ्री रेडिकल, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये, ठीक। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा कौन है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो फ्री रेडिकल है ये किस पे अटैक करेगा, अब ये वापिस आपका ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, किस पे अटैक करेगा, HNO3 पे अटैक करेगा। तो यहां पे इसको वापिस किस में तोड़ देगा, OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल। तो यहां पे ये RNO2, तो वापिस आपको फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन स्टेप में OH फ्री रेडिकल मिला था, तो वापिस जनरेट हो गया, तो यहां से ये चेन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक, रिपीट होती रहेगी। फिर वापिस ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, R फ्री रेडिकल बनेगा, R फ्री रेडिकल HNO3 पे अटैक करेगा, RNO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा, फिर OH फ्री रेडिकल, फिर ये वापिस अटैक कर देगा, ऐसे चलती रहेगी। ये एल्केन पे अटैक कर देगा, R फ्री रेडिकल HNO3 पे अटैक, तो ये चेन रिएक्शन है, चलती रहेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लास्ट टर्मिनेशन स्टेप, थर्ड, जैसा उसमें किया था वैसा ही है। अब टर्मिनेशन में देखो क्या क्या बना है, यहां पे R फ्री रेडिकल बना है, ठीक। अच्छा, OH फ्री रेडिकल बना है और NO2 फ्री रेडिकल बना है। एक तो क्या हो सकता है, R फ्री रेडिकल से ही जुड़ जाए, क्या बना लेगा, ये हायर एल्केन बना लेगा। और क्या हो सकता है, आपका R फ्री रेडिकल है, R फ्री रेडिकल किसे आप और किसे जुड़ जाए, OH फ्री रेडिकल से अगर जुड़ जाए तो क्या बना लेगा, यहां पे ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट, OH फ्री रेडिकल है और यहां पे NO2 फ्री रेडिकल है, ये दोनों जुड़ सकते हैं। देखो ये बन जाए, ये टर्मिनेट कर जाए, HNO3 बन जाएगा, ठीक। ऐसे टर्मिनेट हो सकती रिएक्शन। ये क्या कर सकते हैं, ये R फ्री रेडिकल है, ये NO2 के साथ ही टर्मिनेट कर जाए, तो क्या बन जाएगा, RNO2 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो टर्मिनेट में जितने फ्री रेडिकल बन रहे ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होकर टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक। रिएक्शन मिक्सर में जितने भी फ्री रेडिकल बनेंगे सारे आपस में मिलके टर्मिनेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात, यानी रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या? अब देखो, वैसे सिंपल है ना, आपको इतने मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं होती, आपसे कोई स्टेप नहीं पूछेगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है,
ठीक, उसने सिंपल नाइट्रेशन लिख के दिया है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हैलोजिनेशन का उसने प्रॉपर मैकेनिज्म दे रखा है, वो आपके काम का है, वो आपको अच्छे से करना है। इसको चाहो तो आप इसके मैकेनिज्म को स्किप भी कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे जो रिएक्शन होती है नाइट्रेशन, ये वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। अब हाई टेम्परेचर पे होगी और हाई प्रेशर पे होगी तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकते हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकते हैं। तो जितनी पॉसिबल नाइट्रो एल्केन्स है तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आ रही बात? तो इसमें लिख लेंगे हम इन नाइट्रेशन, ये देखो ऐसा लिखो, सिंस नाइट्रेशन टेक्स प्लेस एट very high temperature and high pressure, so breaking of all bonds takes place and all possible nitroalkanes are formed। ठीक है, सारी पॉसिबल नाइट्रोएल्केन बनेगी। जैसे मैं बता देता हूं आपको, देखो भाई ये क्या है, इथेन है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, इसकी रिएक्शन मान लीजिए HNO3 के साथ करवाई आपने वेपर फेज में 450 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर लिख के दे दिया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। ठीक, इसमें आप क्या समझेंगे भाई, एक तो सीधा सिंपल नाइट्रोइथेन बना दो जो अभी हमने बनाया। ठीक, इसमें क्या होगा, चाहे तो आप ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो, चाहे हाइड्रोजन का, एक ही बात है। एक ये भी तो हो सकता है बीच में से ये बॉन्ड टूट जाए। ठीक, तो उस केस में क्या बनेगा, एक आपको मिथाइल बनेगा तो मिथाइल नाइट्रेन बन जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि ये बॉन्ड भी बीच में से टूट सकता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाए, ये दे दिया आपको प्रोपेन और इसकी रिएक्शन करवानी है, तो इसमें सबसे सिंपल एक तो ये बनेगा आपका, सिंपल सा है, क्या बन जाए, ये बन गया नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। दूसरा क्या बन सकता है भाई, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हट सकता था, तो अगर ऐसा होगा तो ये बनेगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हो सकता है ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाए तो नाइट्रो एल्केन भी बन सकती है और नाइट्रो मीथेन भी बन सकती है, तो ये इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब बात ये है, अगर मान लीजिए आपको इनमें से एक ही बताना है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो एक काम कर लेना, आप सब में है ना ये देख लेना फ्री रेडिकल का बना। जैसे इस एग्जांपल में अगर बात करें, इसमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, इसमें 2 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री और इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, 2 डिग्री वाला, तो हम क्या बोल देंगे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और सिमिलरली अगर ऊपर वाले में बात करोगे, यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बना होगा और यहाँ पे ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये ज्यादा स्टेबल, तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। नोट डाउन कर लो, सल्फोनेशन करेंगे आप। अब नेक्स्ट लिखो सल्फोनेशन, ये बहुत इजी है और आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। हेडिंग डालो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि सल्फोनेशन जो है वो हायर एल्केन्स देती है। हायर एल्केन्स या किसका किया जाता है, हायर एल्केन्स और ब्रांच्ड एल्केन्स, जिनकी ब्रांचिंग ज्यादा हो। ठीक, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, ये आपका क्या है, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दी जाए, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको हम पता क्या लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं H2SO4 प्लस SO3। ठीक, और इसको हम H2O7 भी लिख देते हैं, या ओलियम भी लिख के दे सकता है आपको। ये क्या होता है आपका, ओलियम। बात समझ में आई? तो ये भी लिख के दे सकता है। तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा, जो टर्सरी H है ना वो हट जाएगा और टर्सरी H हटने के बाद वहां पे SO3H लग जाएगा। ये हो गया सल्फोनेशन। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन सल्फोनेशन। इसमें देखो क्या होता है, यहां पे अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे क्या करते हैं, ये आपको एल्केन दे दी, इसकी रिएक्शन SO2 के साथ कराई गई और Cl2 के साथ कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। ठीक,
कोई डाउट है क्या? तो इसमें क्या बनता है आपका RSO2Cl बनता है। समझ आ रही बात? RSO2Cl बनता है, सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सल्फोनिल क्लोराइड। कोई डाउट है क्या? ठीक, अल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड, बल्कि ये बोलो अल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्या नेम देते हैं? स्पेशल नेम देते हैं। ये है आपकी रीड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या आपको ध्यान रखनी है। ठीक, रीड रिएक्शन है। समझ आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बना है, अगर फर्दर अब एग्जामिनर मान लीजिए आपको ये बोल दे कि इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई? H2O के साथ की गई, तो यहां पे पता क्या बनेगा? RSO3H। हो गया सल्फोनेशन। ठीक, और यहीं पे अगर इसकी रिएक्शन मान लीजिए आपकी NaOH के साथ करवा देता, तो पता क्या बनता? RSO3Na। दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक, और किस में यूज होता है ये बताओ भाई? यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। मैंने आगे की स्टेप भी आपको इस रिएक्शन के बता दिए, ये भी आप लिख सकते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है RSO3Na। ठीक, और ये रिएक्शन यहां तक ऊपर वाली, ये वाली रिएक्शन, इससे ऊपर वाली ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? जिसमें अल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड बनता है, ये कहलाएगी आपकी रीड रिएक्शन। नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है। अच्छा एक काम करो, यहां पे रीड रिएक्शन में ना ये छोटा सा करेक्शन कर दो। मैंने हाई टेम्परेचर जहां पे लिखा ना, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे होगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना इसके ऊपर। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन यहां से आपका आता है। तो होता क्या है ये, इसमें जो रिजेंट यूज करते हैं ना हम, वो क्या यूज करते हैं? या तो Br2HNu ले लो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या कर सकते हैं? और यहां पे हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS जिसको बोलते हैं। व्हाट इज NBS? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या होता है? आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो, मुझे तो आपको समझाना है ही। ठीक, अगर एक बार आप ट्राई करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। जैसे अगर बात की जाए, ये जो हम पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और सक्सिनिक एसिड में से यहां से मान लीजिए गर्म करके मैं वाटर अगर रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा? तो यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और यहां पे अगर इसको मैं ऑक्सीजन को हटा के यहां पे अगर NH आ जाता, यानी मैं क्या करता, जैसे ये यहां पे अमाइड भी था, ठीक, और आपका एसिड भी था। ठीक, यहां से गर्म करके वाटर निकाल दूं तो क्या होगा? ये H2 निकल जाएगा, ये बनेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलूंगा? ये बोलेंगे आपका सक्सिनामाइड। समझ आ रही बात? क्या बोलेंगे? सक्सिनामाइड बन जाएगा। ठीक, और अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहां पे अगर ब्रोमीन लगा दूं, दिस इज कॉल्ड N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। समझ आ गया रिजेंट कैसे लिखा है? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे रिएक्शन कैसे होगी? जैसे यहां पे ये दे दिया आपको CH2CH CH3, ठीक, और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। तो आप यहां पे क्या करते हो? CH2 CH और यहां पे ये Br ऐसे लगता है, ठीक, और एक HBr बन जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक, तो ये क्या हुआ? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे ये क्या है? ये एलाइलिक का हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह ब्रोमीन आ, तो क्या बोलेंगे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, ये हम देख लेते हैं। एक बार देखो इधर मेरी तरफ,
मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी इससे पहले क्या होगा, Br2 जो है, Br2 दिया गया है, ये Br क्या होगा, किस में टूट जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा, Br फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक, तो यहां पे क्या होगा, अब ये नेक्स्ट अगर बात की जाए CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा। अब क्या होगा, एक तो मेथड ये है, देखो यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पे ये पॉसिबिलिटी है, एक तो फ्री रेडिकल यहां बन जाए पाई बॉन्ड टूट के, ठीक, एक यहां पे बन जाए पाई बॉन्ड टूट के, ये 2 डिग्री होगा, और एक केस आपका ये भी तो बनता है, यहां पे ये फ्री रेडिकल बन जाए। ठीक है, जब ये फ्री रेडिकल बनेगा ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, फिर ये H फ्री रेडिकल निकल जाएगा, HBr बन जाएगा, फिर वापिस क्या करेगा, ये जो एलाइलिक आपका फ्री रेडिकल है, ये किस पे अटैक कर देगा, Br2 पे अटैक कर देगा, Br के बॉन्ड पे अटैक कर देगा, और इसको वापस किस में तोड़ देगा, Br फ्री रेडिकल में तोड़ देगा। तो एक फ्री रेडिकल तो इससे अटैच हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल तो इससे अटैच हो जाएगा, CH2 CHBr प्लस और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर ये Br फ्री रेडिकल वापस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर वापस ये आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल फिर Br2 पे अटैक करेगा, फिर ये वापस Br फ्री रेडिकल बनेगा। तो ऐसे चेन रिएक्शन ये होती रहेगी। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक चीज देखो, यहां पे मैंने CH2 लिख रखा है, ये हटा देना। ठीक, समझ आ गया, मैकेनिज्म समझ में आया, बहुत ईजी है, इस पे बस अपने को 3-4 एग्जांपल करने हैं, वो लिख लो, बस इतना ही आज का लेक्चर है। अब नेक्स्ट देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। यहां पे मान लीजिए आपको टोलिन दे दिया, ठीक है, और यहां पे या तो वो लिख के ये टोलिन ये है, या तो आपको क्या करके दे देगा, यहां पे लिख के दे देगा Br2 H nu, या सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करेगा और सिंपल NBS लिख के दे देगा ऐसे। तो उसी टाइम आप समझ जाना क्या यहां पे आपका बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे उसमें क्या हुआ था, उसमें सिंपल आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल बना था, तो यहां पे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। तो Br2 H nu से या NBS से Br एज ए फ्री रेडिकल आएगा और आकर के यहां पे अटैच हो जाएगा ऐसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहता, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे देता आपको, ये ऐसे यहां पे दे देता, ये Br2 H nu या NBS लिख के देता। अब देखो यहां पे आपके पास दो बेंजाइलिक H है, एक तो ये रहा, ठीक, और एक ये रहा। तो आप इस बार एक काम करना, दोनों जगह फ्री रेडिकल बना के देखना। यहां पे फ्री रेडिकल जब आप बनाओगे, ये देखो यहां पे CH फ्री रेडिकल और CH3 बनेगा, और यहां पे नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, नेक्स्ट यहां पे अगर बना करके देखोगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा आपका यहां पे किसके, ये तो ऊपर आएगा CH2 CH3 एज इट इज, नीचे भी तो आपके पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक, अब यहां पे भी Br लग सकता है, यहां पे भी लग सकता है, इन दोनों केस में किस पे लगेगा सोचो। तो अगर बात की जाएगी इनकी स्टेबिलिटी की, तो यहां पे क्या है, रेजोनेंस प्लस 3α-H, और यहां पे क्या है, ओनली रेजोनेंस। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, और ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या बनेगा, यहां पे आकर के आपका Br लग जाएगा। आप ये बता देंगे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। समझ आई कि नहीं बात? ठीक, सिंपल ऐसे ही अगर मान लीजिए एग्जामिनर कभी आपको ऐसा लिख के दे देता है, ठीक, यहां पे NBS लिख के दे दिया, तो इसका मतलब भी सेम है, तो क्या बता दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, कुछ भी लिख के दे दे, चाहे Br2 H nu लिख के दे दे, चाहे NBS लिख के दे दे, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर ये NBS लिख के देता है रिएक्शन में, है ना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े और क्वेश्चंस करें। अब देखना, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, यहां पे
ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना बोर्ड पे, अब कॉपी पेन साइड में रख दो, यहां पे क्या लिख दिया, NBS आपको लिख के दे दिया। ठीक, इस केस में देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल में ये क्या है भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, जैसे ही आपने ये देखा डबल बॉन्ड है, ठीक, NBS है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आने वाला है, तो यहां पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, किसका, ब्रोमीन का। कैसे होगा, तो यहां पे ये एक एलाइलिक कार्बन ये है, एक एलाइलिक कार्बन ये है, दोनों के पास एलाइलिक हाइड्रोजन भी है, तो इसके इन दोनों केस में एक काम करो, आप फ्री रेडिकल बना करके देख लो। ये फ्री रेडिकल बनेगा यहां पे अगर हाइड्रोजन हट जाए, और यहां पे नीचे वाले की अगर हाइड्रोजन हट जाती है तो आपका ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, अब ज्यादा स्टेबिलिटी देख लो किसकी है, इसके पास क्या है, यहां पे ये रेजोनेंस तो है ही डबल बॉन्ड का, रेजोनेंस के साथ साथ और क्या है इसके पास, रेजोनेंस प्लस 2alpha-H है, और अगर इसकी बात करोगे इसके पास रेजोनेंस तो है ही 3 और 2 5alpha-H प्लस 5alpha-H। ठीक, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, और जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वही आपका फाइनल प्रोडक्ट देगा। इसमें कोई डाउट है कि नहीं है, सॉरी यहां पे Br लग जाएगा। समझ आई कि नहीं आई। ठीक, ऐसे करते हैं। चाहो तो एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां बता देता हूं, ऐसे ही है लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो यहां पे क्या है, मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक, तो अगर आपने इस क्वेश्चन में NBS दे दे या Br2H दे दे, ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप क्या बनाओगे, आपने क्या बना के देखा भाई, आप एक काम कर लो, यहां पे अगर आपने फ्री रेडिकल बनाया तो ये भी सेम बात है, और अगर यहां पे फ्री रेडिकल बना ये भी सेम बात है, क्योंकि इसमें भी 2alpha-H और रेजोनेंस, इसमें भी 2alpha-H और रेजोनेंस है, ये दोनों सेम बात है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार ये वाला बना के देखते हैं। जब हम ये वाला बनाते हैं इधर वाला, तो देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में, यहां पे फ्री रेडिकल है, तो अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पे ये पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकल बना देगा वापिस। होता क्या एक्चुअल में, यहां पे रेजोनेंस कर जाते हैं, और रेजोनेंस होने के बाद ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। अब देखना क्या बनेगा, देखो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट नहीं बना अभी तक, यहां पे फ्री रेडिकल आएगा, यहां पाई बॉन्ड आएगा। ठीक, फाइनली क्या बनेगा, फाइनली यहां पे ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। देखो अब इसके पास क्या है, रेजोनेंस प्लस 5alpha-H है, रेजोनेंस के बाद इसके पास क्या था, रेजोनेंस प्लस 2alpha-H थे, तो क्या हुआ, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल ये हो गया। तो रेजोनेंस कराने के बाद ज्यादा स्टेबल आपने बनाया, तो वहीं पे क्या करोगे, ब्रोमीन को लगा देना, जैसा प्रोडक्ट उसमें बना था वैसा इसमें बन गया। ठीक, अगर आप इसमें यहां पे ऐसा करवा लेते, इसमें इस केस में करवाते, तो ये पाई बॉन्ड इधर आता, यहां पे फ्री रेडिकल बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नीचे बना करके करवाया है। समझ आ रही बात, वैसे दोनों सेम है, चाहे यहां फ्री रेडिकल बनाओ चाहे यहां पे बनाओ। तो यहां पे अगर रेजोनेंस कराते थे फ्री रेडिकल इधर मूव कर जाता, रहता क्या, फिर वहीं पे क्या रहता आपका कि 2alpha-H रहते और ये रेजोनेंस रहता बस। ठीक, और यहां पे जब आपने करवा तो यहां पे रेजोनेंस कराने के बाद ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, रेजोनेंस प्लस 5alpha-H, तो मेजर प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बना दिया। तो ऐसे करते हैं काम, समझ आया कि नहीं यार। तो ये थी आपकी FR-SR आपकी थोड़ी सी थियोरेटिकल रिएक्शन है, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बनाते हुए समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले तो NCERT से बता देता हूं। NCERT में हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना, पूरा ये लेक्चर पढ़ने के बाद, ठीक, एक बार इसको रिवाइज करने के बाद, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रखा है हाइड्रोकार्बन में, एल्केन्स में दिया हुआ है, मेरी एनसीईआरटी में पेज नंबर 372 पे है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, ये कंबेशन से पहले मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेगी मैक्सिमम, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें लिखी हुई है और आपने ना पढ़ी हो। ठीक, तो ये पूरा अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेना, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। ठीक, इसमें बहुत कम दिया है, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाया है। ठीक, अब जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं FR-SR का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्केन की केमिकल रिएक्शन है। तो एल्केन में जैसे हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन इसकी मेजर रिएक्शन है, हैलोजिनेशन है, नाइट्रोजन है और सल्फोनेशन है। होता क्या है, फ्री रेडिकल एज ए सब्स्टिट्यूट आता है, हाइड्रोजन एल्केन से हट जाता है और वहां पे हैलोजन या NO2 या SO3H एज ए क्या देते हैं,
फ्री एज ए फ्री रेडिकल वहां पे सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं हैलोजिनेशन, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जैसे हमने पहले क्या देखा था, RH की रिएक्शन अगर X2 के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे RH बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो इससे हम एक चीज और समझ गए, जो ये हमने पढ़ा है FrSr एल्केन का हैलोजिनेशन जो रिएक्शन हमने सबसे पहले पढ़ी, उसमें क्या बना, अल्काइल हैलाइड बना। ये एक टाइप से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, समझ आई बात। तो इसमें क्या है, इसका फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। मैकेनिज्म में 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, X2 का लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। फिर वो फ्री रेडिकल क्या करता है, फ्री रेडिकल में आपका नेक्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में वो फ्री रेडिकल आपका एल्केन पे अटैक कर देता है। फिर वहां पे R फ्री रेडिकल बन जाता है और HX बना लेता है। R फ्री रेडिकल ये इंटरमीडिएट बनता है, ये आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो जिसका फ्री रेडिकल भाई H को हटाने के बाद जिसका फ्री रेडिकल सबसे अच्छा बनेगा वो आपका सबसे मेजर प्रोडक्ट देगा, समझ आ रही बात। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर R फ्री रेडिकल का अटैक किस पे करा दिया, X2 पे करा दिया, RX बन गया, फिर वापस आपको X फ्री रेडिकल मिल गया। तो ये चेन रिएक्शन वापस होती रहती है। ठीक, फिर टर्मिनेशन स्टेप में जितने ही फ्री रेडिकल बने थे, R बना, X बना, तो उनको हमने क्या टर्मिनेट करके देख लिया भाई, R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, R ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा ये मेजर रहेगा। ठीक, फिर और क्या बन सकता है, R फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ टर्मिनेट कर जाए, RX बन जाए, X फ्री रेडिकल दोनों खुद ही जुड़ जाए वापिस से, X2 बन जाए। तो ऐसे टर्मिनेट हो सकती है रिएक्शन, ऐसे इन स्टेप से खत्म की जा सकती है। ठीक, वैसे चेन रिएक्शन होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो हमने क्या देखा था भाई, रिएक्टिविटी ऑफ FrSr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H क्या होगा फिर FrSr में, 3 डिग्री H सबसे पहले होगा, फिर 2 डिग्री H, फिर 1 डिग्री H, ये समझा था। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव FrSr मोस्ट इजीली, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा था, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। फिर रिएक्टिविटी ऑफ X2 इन FrSr, ये बताया था कि सबसे अनस्टेबल फ्री रेडिकल किसका बनेगा, फ्लोरीन का बनेगा, इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये चीज सिखाई थी। F2Cl2 Br2 I2 सबसे कम रिएक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट आपने फ्लोरिनेशन देखा था, फ्लोरिनेशन आप क्या करते हैं, डार्कनेस में कराते हैं, इनर्ट मीडियम में कराते हैं, क्योंकि फ्लोरिनेशन बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। फिर क्लोरिनेशन की हमने ये आपके कंडीशंस देख ली और ये रिजेंट वगैरह देख ली, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे ये समझा आपको ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना सिखाया था कि जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जब आपने ये बनाए थे यहाँ पे, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना कहीं पे कायरल सेंटर तो नहीं आ रहा। जैसे आइसोपेंटेन में जब 2 स्ट्रक्चर बने, उनमें 2 में क्या आ गया, कायरल सेंटर आ गया। वैसे 4 प्रोडक्ट बने थे, लेकिन 2 कायरल सेंटर होने के कारण वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डी और एल आइसोमर बनेंगे, टोटल 6 आइसोमर बन रहे हैं। 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थे, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, ब्रोमिनेशन सिखाया था। ब्रोमिनेशन में मैंने आपको ये बताया था क्लोरिनेशन से उसकी ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी क्लोरिनेशन से कम होती है, लेकिन अगर बात की जाए उसकी सिलेक्टिविटी हायर होती है। तो सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये था, इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आयोडोनेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयोडोनेशन एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें HI जो बनता है, HI आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो CH3I को वापस रिड्यूस कर देता है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करना होगा, इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करना होगा। इसके लिए हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 या HNO3 डालते हैं, जो क्या करते हैं, इसको HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं I2 में, फिर ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड हो जाती है। ये दोनों रिएक्शन NCERT में दी गई है। ठीक, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये जो आई फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये बनाना आपके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट मैंने नाइट्रेशन करा था। नाइट्रेशन बिल्कुल जैसा आपका हेलोजिनेशन है वैसा ही है। नाइट्रेशन में क्या होता है, RH की रिएक्शन कराई जाती है वेपर फेज में HNO3 के साथ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे RNO2 बनता है। ठीक, इसके मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, नाइट्रेशन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए सारे बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी रहती है, सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकते हैं। तो जितने पॉसिबल नाइट्रो एल्केन बन सकती है वो आपको सब बनानी रहती है, जैसा ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सल्फोनेशन है, वेरी इजी है। सल्फोनेशन किसके लिए होता है, हायर एल्केन या ब्रांच एल्केन का सल्फोनेशन किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, जब बड़े से बड़ा हाइड्रोजन यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो वही हटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसी की होती है FrSr में। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा के हमने क्या बना दिया, ये आपका
SO3H लगा दिया, सल्फोनेशन कर दिया। फिर क्लोरोसल्फोनेशन या सल्फोक्लोरिनेशन बोल दो या क्लोरिनेशन सल्फोनेशन बोल दो, जिसे रीड रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें एल्केन की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, SO2 के साथ और Cl2 के साथ, लाइट की प्रेजेंस में एट रूम टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पे करना है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, RSO2 Cl2 एल्काइल सल्फोनील क्लोराइड बन गया, और इस रिएक्शन को हम रीड रिएक्शन कहते हैं। फिर फर्दर अगर इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई जाए, RSO3H बन जाएगा, और अगर NaOH के साथ कराई जाती है, RSO3Na बन जाता है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड जिसे कहते हैं, जो किसमें यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आई, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एंड लिख लो और की बजाय, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, Br2H न्यू या NBS हम क्या लेते हैं, रिजेंट यूज करते हैं, यहां से Br फ्री रेडिकल मिलता है। Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर सीधा वहां पे खुद अटैच होकर प्रोडक्ट बना लेगा। ये इसका मैकेनिज्म था। पहले होता क्या है, Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, वो किस पे अटैक करता है, एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। फिर क्या करेगा, ये एलाइलिक या बेंजाइलिक आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। फिर ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, Br के ऊपर, Br2 के ऊपर। फिर वापस क्या बन जाता है आपका, ये आपका एलाइलिक ब्रोमाइड या बेंजाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। फिर वापस ये अटैक कर देगा, चेन रिएक्शन हो जाती है। फिर ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, टोलिन का क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन ये करवाया था जो अच्छा क्वेश्चन है, इतना ही काफी है। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, समझ आ रही बात। इतना आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी ले तो कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपको हमेशा जितना भी आज हमने सीखा, जो भी रिएक्शन हमने सीखी है, उसमें क्या करना है, फ्री रेडिकल बनाओ, जो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक, हो गया सारा रिवीजन, इजीली हो गया। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपकी आज FRSR पूरी हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन में हमारी NSR बची हुई है, कल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th की रिएक्शन है, बहुत काम आती है आपके एग्जाम में और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। जितना आपने पढ़ा, इतने अच्छे से सीखा, इससे भी 10 गुना ज्यादा मजा आने वाला आपको। तो कल रेडी होके आना, कल के लेक्चर के लिए हम NSR स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।